सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है मैडम क्यूरी। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें व्यक्तित्व दिया गया है और जो व्यक्तित्व है वो किसका है? मैडम क्यूरी का है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में 2 बार की नोबेल पुरस्कार विजेता महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। मैडम क्यूरी के बचपन का नाम मैरी स्क्लाडोव्का था। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। उनके माता पिता दोनों अध्यापन कार्य करते थे। मैरी के पिता का नाम व्लादिस्लाव था। वे भौतिकी के अध्यापक और विद्यालयों के निरीक्षक थे। मैरी के 5 भाई बहन थे। मैरी कमजोर और दुबली पतली थी। माता पिता चाहते थे कि वे अपने भाई बहनों की तरह ही खेले कूदे, परंतु वे सदा पढ़ाई में मग्न रहती थी। 4 वर्ष की अवस्था में ही वे बिना रुके कुछ भी पढ़ सकती थी। तो यहाँ पे बच्चों, मैडम क्यूरी के बारे में बताया गया है कि उनके बचपन का नाम क्या था? मैरी स्क्लाडोव्का था। और उनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। और उनके जो माता पिता है दोनों क्या थे? अध्यापन का कार्य करते थे। और मैरी के जो पिता है उनका नाम था व्लादिस्लाव और भौतिकी के अध्यापक और विद्यालयों के निरीक्षक थे। मैरी जो थी वो मैरी के 5 भाई बहन थे और मैरी उनमें सबसे ज्यादा कमजोर थी। वो बहुत ज्यादा दुबली पतली थी। तो उनके जो माता पिता थे वो ये चाहते थे कि और भाई बहनों की तरह मैरी भी खेल कूद में आगे बढ़े, परंतु वो किस पे रहती थी? सदा पढ़ाई में रहती थी। उन्हें ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता था। तो 4 वर्ष की अवस्था में ही वे बिना रुके कुछ भी पढ़ सकती थी। स्कूल में मैरी स्क्लाडोव्का पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उन्होंने अनेक भाषाओं को सीख लिया था। वे गणित में भी असाधारण रूप से अच्छी थी। जब मैरी की मां का देहांत हुआ तब वे केवल 11 वर्ष की थी। अपने भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी, इसलिए उन्हें मां का अभाव सबसे अधिक अनुभव होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पिता उन्हें सबसे अधिक स्नेह करने लगे। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्कूल में मैरी स्क्लाडोव्का पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज थी। तो उन्होंने अनेक भाषाओं को ऐसे ही सीख लिया था और वे गणित में भी असाधारण रूप से बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो जब मैरी की माँ का देहांत हुआ तो वो कितने वर्ष की थी? केवल 11 वर्ष की थी, यानी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी और वो अपने भाई बहनों में भी सबसे छोटी थी। इसलिए जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो सबसे ज्यादा माँ का अभाव उन्हें ही महसूस होता था। तो उनके जो पिता हैं इसलिए उनको ज्यादा प्यार करते थे। वे भी अपने भाई बहनों की तुलना में पिता को बहुत अधिक प्यार करती थी। मैरी स्क्लाडोव्का ने हाई स्कूल की परीक्षा उच्च अंकों से उत्तीर्ण की। उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। यद्यपि मैरी की उम्र अभी 16 वर्ष से भी कम थी, फिर भी पिता ने मैरी को स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करके अपने भावी जीवन की रूपरेखा स्वयं तैयार करने की स्वीकृति दे दी। अब यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि जो मैरी है वो भी अपने पिता से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपने भाई बहनों की तुलना में। तो मैरी ने हाई स्कूल की परीक्षा उच्च अंकों से उत्तीर्ण कर ली थी, तो इसलिए उन्हें स्वर्ण पदक भी दिया गया था। तो उस समय वो कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष की थी। तो इस वजह से उनके जो पिता हैं उन्होंने पूरे स्वतंत्रता से उन्हें धनोपार्जन करके अपनी भावी जीवन रूपरेखा स्वयं तैयार करने के लिए स्वीकृति दे दी थी। यूरोपीय देशों की स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार धीरे धीरे और संघर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुए हैं। पोलैंड में भी पिछली शताब्दी में स्त्री शिक्षा का रिवाज नहीं था। कला की शिक्षा तो मिल भी जाती थी, किंतु विज्ञान उनकी शिक्षा परिधि से भी बाहर की वस्तु माना जाता था। तो बच्चों, यूरोप के देश की जो महिलाएं होती थी वो उन्हें भी क्या किया जाता था? उन्हें भी धीरे धीरे काफी संघर्षों के बाद उन्हें समानता मिली है, उन्हें अधिकार मिला है जैसे पुरुषों के पास अधिकार है।
तो पोलैंड में भी पिछली शताब्दी में यानी कि पहले के समय में पोलैंड में भी स्त्री शिक्षा का रिवाज नहीं हुआ करता था। जैसे भारत में भी पहले महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था, वैसे ही पोलैंड में भी स्त्री को नहीं पढ़ाया जाता था। और कला की शिक्षा तो फिर भी जो स्त्रियां थी वो ले लेती थी, लेकिन जो विज्ञान की शिक्षा होती है उसके लिए क्या मानते थे कि जो स्त्रियां होती हैं वो इनसे बाहर बाहर की यानी कि वो विज्ञान की शिक्षा नहीं ले सकती। मैरी किसी लड़के से कहीं अधिक प्रतिभाशालिनी थी। अब उनका मन खेलकूद में भी लगने लगा था। मैरी घोड़े की सवारी करती और बैडमिंटन खेलती थी। उनकी तीव्र इच्छा थी कि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करे। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैरी है उनमें किसी लड़के के समान ही यानी कि वो किसी लड़के से भी ज्यादा प्रतिभाशालिनी थी, यानी कि उनमें बहुत ज्यादा ताकत थी, हिम्मत थी। अब उनका जो मन है वो धीरे धीरे खेलकूद में भी लगने लगा था। तो मैरी जो थी वो घोड़े की सवारी करती थी, बैडमिंटन खेलती थी और उनकी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर विज्ञान की उच्च शिक्षा को प्राप्त करे। परंतु विश्वविद्यालय के अधिकारियों की समझ में यह बात आ ही नहीं पाती थी कि कोई महिला भी विज्ञान का अध्ययन कर सकती है। लेकिन मैरी अपनी धुन की पक्की थी। वे विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। एक अध्यापिका की सहायता से उन्होंने विज्ञान की कक्षाओं में गुपचुप पढ़ना शुरू किया। ये कक्षाएं उन समाज सेविकाओं के प्रयास से प्रारंभ हुई थी जो पोलिश महिला वर्ग में शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी। लेकिन जो विश्वविद्यालय के अधिकारी होते थे उनमें ये बात समझ में नहीं आती थी। उनको ऐसा लगता था कि महिला जो है वो विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकती है। तो अब लेकिन जो मैरी है उनमें अलग ही धुन सवारी थी। वो अपने किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प लेती थी। अगर उन्हें कोई चीज करनी होती थी तो वो उसे करके ही रहती थी। तो एक अध्यापिका की सहायता से उन्होंने विज्ञान की कक्षाओं में गुपचुप यानी चुपके चुपके पढ़ना शुरू कर दिया। और ये कक्षाएं उन समाज सेविकाओं के प्रयास से प्रारंभ हुई थी जो पोलिश महिला वर्ग में शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी। मैरी अत्यंत परिश्रमी थी। उन्होंने अपनी बहन की शिक्षा जारी रखने के लिए एक वकील के यहाँ पढ़ाने का काम किया। उनकी बड़ी बहन चिकित्सा शास्त्र का उच्च अध्ययन करने के लिए पेरिस गई थी। छोटी बहन मैरी वारसा में रहकर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती थी। वह जिस वकील के यहाँ काम करती थी उनकी लाइब्रेरी में से विज्ञान और समाज शास्त्र की पुस्तकें लाकर पढ़ा करती थी। अब बच्चों जो मैरी थी वो अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए वो क्या करती थी, एक वकील के यहाँ पढ़ाने का काम करती थी। तो जो उनकी बड़ी बहन है वो चिकित्सा शास्त्र का उच्च अध्ययन करने के लिए पेरिस गई थी और जो उनकी छोटी बहन है यानी जो मैरी है वो वारसा में रहकर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती थी। और वो जिस वकील के यहाँ पे काम करती थी पढ़ाने का उसकी लाइब्रेरी में से वो क्या ले लेती थी, विज्ञान की समाजशास्त्र की पुस्तकें लेकर पढ़ा करती थी। मैरी ने भी बड़ी बहन के पास जाकर पढ़ने का विचार किया। अध्ययन की गहरी रुचि के कारण उन्हें विवश होकर अपने वृद्ध पिता को स्वदेश में ही छोड़ना पड़ा। वे 1891 ईस्वी में पेरिस के लिए रवाना हुई। वहां जाकर उन्होंने सारबोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उनका नाम मैरी पड़ गया। मैरी ने कठोर ज्ञान साधना प्रारंभ की। उनका स्वास्थ्य पहले से ही बहुत अच्छा नहीं था। कठोर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य और भी गिर गया, किंतु मैरी की रुचि विज्ञान में बढ़ती गई। अब बच्चों जो मैरी है अब उन्होंने क्या सोच लिया कि वो भी अपनी बहन के पास जाकर पढ़ना चाहती है। तो अध्ययन की गहरी रुचि के कारण उन्हें अपने पिता को छोड़कर जाना पड़ा, स्वदेश जाना पड़ा। तो 1891 ईस्वी में वो पेरिस के लिए रवाना हो गई थी और वहां जाकर उन्होंने सारबोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उनका नाम क्या पड़ गया था, मैरी पड़ गया था। तो उन्होंने बहुत ज्यादा कठोर ज्ञान साधना प्रारंभ कर दी थी। तो उनका जो स्वास्थ्य था वो पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, दुबली पतली थी। अब वो इतना कठोर परिश्रम कर रही थी जिसके कारण उनका जो स्वास्थ्य है वो और ज्यादा बिगड़ता जा रहा था, खराब होता जा रहा था। लेकिन जो मैरी है उनकी रुचि विज्ञान की तरफ और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। 1893 ईस्वी में मैरी ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की।
उन्होंने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 1894 ईस्वी में उन्होंने गणित की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में उन्होंने विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो धीरे धीरे बच्चों, जो मैरी है, जो अध्ययन कर रही थी, धीरे धीरे उन्होंने अपने अध्ययन में बहुत उत्तीर्ण स्थान प्राप्त किए थे। अब मैरी को शोध करने की आज्ञा मिल गई, किंतु मैरी के पास साधन ही नहीं थे। सौभाग्यवश उनकी भेंट पियरे क्यूरी नामक एक वैज्ञानिक से हुई। पियरे क्यूरी उच्च कोटि के वैज्ञानिक एवं अनुसंधान करता थे। मैरी की विज्ञान में गहरी रुचि से पियरे प्रभावित हुए। मैरी भी पियरे की प्रतिभा और सहृदयता से प्रभावित हुई। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। कुछ समय पश्चात वे प्रगाढ़ प्रेम के सूत्र में बंध गए। मानवता के लिए शायद ही किन्हीं दो अन्य व्यक्तियों का प्रेम ऐसा वरदान सिद्ध हुआ हो। तो यहाँ पे बच्चों अब क्या बताया जा रहा है कि जो मैरी है, अब उन्हें क्या करना था, रिसर्च करना था, शोध करने की उनको आज्ञा मिल गई थी, लेकिन उनके पास कोई भी साधन नहीं था, कुछ भी रिसर्च करने के लिए कोई भी उनके पास साधन नहीं था। तो सौभाग्यवश उनकी भेंट किससे हुई? पियरे क्यूरी नामक एक वैज्ञानिक से हुई। अब पियरे क्यूरी उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, अनुसंधान करता थे। तो मैरी की विज्ञान में बहुत ज्यादा गहरी रुचि को देखकर वो मैरी को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, और मैरी भी उनको देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। तो इस वजह से वो लोग साथ में काम करने लगे थे और इसके पश्चात प्रगाढ़ प्रेम के सूत्र में बंध गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि मानवता के लिए शायद ही किन्हीं दो अन्य व्यक्तियों का प्रेम ऐसा वरदान सिद्ध हुआ हो। 1895 ईस्वी में मैरी का पियरे के साथ विवाह हुआ। 1897 ईस्वी में मैरी ने एक बालिका को जन्म दिया। बालिका का नाम आयरीन रखा गया। आयरीन भी अपने माँ बाप से कम नहीं निकली। बड़ी होने पर उसे भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बालिका के पैदा होने से मैरी पर मातृत्व का भार पड़ गया। मैरी ने एक वैज्ञानिक, पत्नी और माँ तीनों का कर्तव्य एक आदर्श महिला के रूप में निभाया। तो बच्चों, अब 1895 ईस्वी में मैरी और पियरे का विवाह हो चुका था, और 1897 ईस्वी में मैरी ने एक बालिका को जन्म दिया था जो उनकी बेटी थी। उनका नाम था आयरीन। तो आयरीन जो थी वो भी अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा होशियार थी, यानी कि वो अपने माँ बाप से बिल्कुल कम नहीं थी। बड़ी होने पर उसे भी नोबेल के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो बालिका के पैदा होने के बाद अब मैरी के ऊपर मातृत्व का भार पड़ गया था, उन्हें अपने बेटे की देखभाल करनी थी। तो मैरी ने एक वैज्ञानिक, पत्नी और माँ तीनों का कर्तव्य बहुत ही आदर्श महिला के रूप में निभाया था। उस समय तक यूरेनियम का आविष्कार हो चुका था। यह भी सिद्ध हो चुका था कि यूरेनियम को काली चीज में लपेट देने से वह फोटोग्राफिक प्लेट पर अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करता है। इस प्रभाव की शक्ति बहुत दिनों तक क्षीण नहीं होती। मैरी क्यूरी ने इसी विषय को अपना कार्यक्षेत्र चुना। उन्होंने खोज के द्वारा यह देखा कि यूरेनियम एक स्वतंत्र मूल तत्व है, वह किन्हीं दो या अनेक तत्वों का मिश्रण नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि यूरेनियम के अणुओं में ताप को विकीर्ण करने की क्षमता है। उन्होंने खोज द्वारा पता लगाया कि यूरेनियम के अतिरिक्त थोरियम से भी वैसी ही किरणें निकलती हैं। उन्होंने इस शक्ति को, जो किरणें विकीर्ण करती थी, रश्मि विकीर्ण नाम दिया। इसके बाद क्यूरी दंपति ने निरंतर संघर्ष करके वह तत्व ढूंढ निकाला जिसे रेडियम कहा जाता है। उन्हें शोध संबंधी सामान्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थी। वैज्ञानिकों के मन में उनके कार्य की प्रामाणिकता के विषय में संदेह बना रहा, लेकिन अंत में 1902 ईस्वी में उन्होंने रेडियम तैयार कर लिया। रेडियम से एक प्रकार की रोशनी विकीर्ण होती है। इसमें अद्भुत शक्ति होती है। रेडियम के अत्यंत छोटे कण को भी 45 सेंटीमीटर मोटे शीशे के अंदर बंद करके रखा जाता है। इस खोज का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में विशेष रूप से किया जा रहा है। रेडियम से कैंसर का इलाज किया जाता है।
इस महत्वपूर्ण खोज के बाद वर्ष 1906 में क्यूरी दंपति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दुर्भाग्यवश 1906 ईस्वी में पियरे क्यूरी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन मैरी क्यूरी अपने पति द्वारा बताए गए कार्य में लगी रही। उन्होंने 1908 ईस्वी में सारबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। उनके पति के नाम पर विश्वविद्यालय में एक संस्थान भी खोला गया। फिर 1911 ईस्वी में मैरी क्यूरी को रश्मि विकिरण विश्वकोश तैयार करने पर दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए ईर्ष्या की बात थी। श्रीमती क्यूरी जीवन भर विज्ञान की साधना करती रही। रेडियम पर कार्य करते समय उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। रेडियम की तीव्र किरणों का प्रभाव उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। अंततः वह जुलाई 1934 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती क्यूरी सच्ची विज्ञान साधिका थी। भावी पीढ़ियां उनसे सदा प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने क्या सीखा? प्रतिभा स्वयं प्रकट हो जाए, ये किसी की मोहताज नहीं होती। सफलता के लिए कठिन परिश्रम आवश्यक है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय और ये पुस्तिका यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय और ये पुस्तिका अच्छे से समझ आई होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।